Hello students, welcome to class 8th and today we are talking about मैसूर वॉर्स। आज हम मैसूर वॉर्स के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट आर द मैसूर वॉर्स एंड हाउ डिड दे ऑकर। तो फर्स्ट जो मैसूर वॉर के हम बारे में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच में जो वॉर हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ मैसूर अंडर हैदर अली अलार्म्ड द कंपनी। देखिए टेरिटोरियल एक्सपेंशन जब मैसूर का हुआ, यानी मैसूर ने जब अपनी जो भी कहते हैं बॉर्डर हैं उनको एक्सपेंड करना स्टार्ट किया हैदर अली के अंडर में। यानी हैदर अली ने जब मैसूर का जब हैदर अली राजा था तो उसने जैसे जैसे अपनी सीमाओं को बढ़ाना स्टार्ट किया तो कंपनी जो है इससे बहुत ज़्यादा सचेत हो गई। एंड द मराठास एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मराठास और निज़ाम ऑफ हैदराबाद मोर ओवर द कंपनी वांटेड कंट्रोल ओवर द फ्रेंच पोस्ट ऑफ माही। यानी कि ये जो मराठास थे, मराठास और निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो थे, यहाँ तक कि कंपनी भी माही का जो फ्रेंच जो कह सकते हैं मैसूर का जो फ्रेंच पोस्ट है उसको क्या करना चाहते थे, उसको कंट्रोल करना चाहते थे। विच वॉज मैसूर्स ओनली आउटलेट टू यूरोपियन ट्रेड। जो क्योंकि ये जो माही था ये यूरोपियन ट्रेड का, मैसूर का एक इकलौता ही आउटलेट था। बिटवीन 1761 एंड 1799 द कंपनी फॉट 4 वॉर्स कॉल्ड द मैसूर वॉर्स टू क्रश मैसूर। तो कंपनी ने 4 वॉर लड़े, 4 वॉर किए इसने मैसूर से मैसूर को ही कुचलने के लिए। तो इनमें कुछ डिस्प्यूट हो गया माहे यानी इस फ्रेंच पोस्ट की वजह से। तो इस फ्रेंच पोस्ट के लिए इन्होंने 4 जो वॉर थे वो किए। तो फर्स्ट 3 मैसूर वॉर के बारे में हम देखते हैं। और उस समय हैदर अली जो था वो मैसूर का किंग था। द फर्स्ट 3 मैसूर वॉर्स, हैदर अली वॉन द फर्स्ट मैसूर वॉर। फर्स्ट वॉर जो था 1767 से 1769 तक जो हुआ इसको हैदर अली ने जीत लिया था। ही डाइड आफ्टर द डिफीट ड्यूरिंग द सेकेंड मैसूर वॉर एंड हिज सन टीपू सुल्तान। उसके बाद जब सेकेंड मैसूर वॉर हुआ 1780 से 1784 तक, तो उसमें ये हार गया था। जो इसने डिफ़ीट किया, इसने हरा दिया था सेकेंड वॉर में भी। तो सेकेंड वॉर में जब इसने हराया उसके बाद इसकी डेथ हो गई हैदर अली की। फिर हैदर अली का जो बेटा था टीपू सुल्तान कैरिड ऑन द वॉर, उसने वॉर को कंटिन्यू रखा अंटिल पीस वॉज मेड, जब तक शांति नहीं हो गई। यानी जब तक कि पूरे तरीके से जो चीज़ें हैं वो सॉल्व नहीं हो गई तब तक इन्होंने क्या रखा, इन वॉर्स को मेंटेन रखा। ही रेस्ट्रिक्टेड स्पाइस स्ट्रेट। टीपू सुल्तान जो था हैदर अली का जो सन था, इसने क्या कर दिया, जो मसालों का जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, मसालों के ट्रेड एंड कॉमर्स को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया विद ब्रिटिश ट्रेडर्स से इन द मलाबार कोस्ट में। अराउंड दिस टाइम ही मेड फ्रेंडली रिलेशंस विद द फ्रेंच इन इंडिया। इस टाइम में उसने फ्रेंडली रिलेशंस बनाए विद द फ्रेंच इन इंडिया। फ्रेंच जो थे इंडिया में उससे काफ़ी अच्छे रिलेशंस इसने बनाए टीपू सुल्तान ने। एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद दियर हेल्प, और इसने अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज़ किया। किसकी हेल्प से, जो इसके फ्रेंच जो इसने रिलेशन बनाए थे फ्रेंच लोगों से, यानी फ्रांस के लोग भी यहाँ पर थे ऑब्वियसली। तो फ्रांस के लोगों से जो इसने फ्रेंडशिप रिलेशन बनाए थे उसके ज़रिए इसने क्या किया, इनको मॉडर्नाइज़ किया। जो निज़ाम और मराठास थे उन्होंने कंपनी को सपोर्ट किया। टीपू सुल्तान को सपोर्ट ना करके निज़ाम और मराठास ने किसको सपोर्ट किया, कंपनी को सपोर्ट किया। टीपू वॉज डिफीटेड एंड हैड टू पे अ ह्यूज सम ऑफ मनी। टीपू को हार का सामना करना पड़ा और उसे बहुत ही ज़्यादा पैसा देना पड़ा, गिविंग अवे लार्ज पार्ट्स ऑफ हिज किंगडम एंड गिविंग 2 ऑफ हिज सन्स एज होस्टेज टू द ब्रिटिश कैंप। तो उसे एक तो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ा और पैसा देने के साथ साथ उसे क्या देना पड़ा, लार्ज पार्ट ऑफ हिज किंगडम का एक बहुत बड़ा पार्ट भी उसे देना पड़ा, बहुत पैसा भी देना पड़ा, और अपने 2 बेटों को उसे ब्रिटिश सेवा में लगाना पड़ा। इन 1798 लॉर्ड वेलेस्ली आस्क्ड टीपू टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलायंस बट टीपू रिफ्यूज्ड। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली जो उस समय क्या थे, गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या कहा टीपू से कि टीपू आपको क्या कर देना चाहिए, सब्सिडियरी अलायंस यानी ये समझौता कर लीजिए
लेकिन टीपू ने मना कर दिया। ये देखिए, ये जो पिक्चर है ये टीपू सुल्तान की है, जो हैदर अली का बेटा था। अब वॉर वॉज डिक्लेयर, फिर इसके बाद वापस से वॉर जो था वो डिक्लेयर हो गया। टीपू वॉज डिफीटेड, टीपू वॉज किल्ड इन 1799। टीपू जो था 1799 में उसकी डेथ हो गई, डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगपट्टनम, अपनी कैपिटल यानी अपनी राजधानी सेरिंगपट्टनम को बचाते हुए, अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए इसकी डेथ हो गई और ये वीरगति को प्राप्त हो गया। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वोडेयार्स एंड द सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द रूलर। अब मैसूर जो है उसको किसके अंडर में रख दिया गया? फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी जो थी वोडेयार्स की, तो वोडेयार्स की छत्रछाया में मैसूर को रख दिया गया। और सब्सिडियरी अलायंस यानी जिस सब्सिडियरी अलायंस के लिए यानी जिस समझौते के लिए टीपू ने मना कर दिया था, जो वेलेस्ली ने इन्हें ऑफ़र किया था, तो टीपू ने जिस समझौते के लिए मना कर दिया था उस समझौते को भी इस पर इम्पोज कर दिया गया रूलर पर, वोडेयार्स पर। तो ये थी मैसूर की कहानी। अब देखिए, वॉर विद द मराठास, मराठास के साथ जो वॉर हुए वो क्या क्या थे, कैसे कैसे थे? ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरीज़, लेट 18th सेंचुरी में द कंपनी इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठास विद दियर डिफीट इन द थर्ड बैटल। कंपनी जो है उसने कंपनी इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड, कंपनी ने मराठास को वैसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया था जब उन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था 1761 में। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स, उन्हें बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया अंडर डिफरेंट चीफ्स, अलग अलग सरदारों के बीच में। यानी मैसूर को डिफरेंट सरदारों के बीच में क्या कर दिया गया था? डिवाइड कर दिया गया था। हु बिलोंग्ड टू द डायनेस्टी सच एज सिंधिया, जो डिफरेंट डायनेस्टीज से बिलोंग करते थे, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले। ऑल दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फेडरेसी अंडर अ पेशवा, जो कि कॉन्फेडरेसी अंडर अ पेशवा, पेशवा के अंडर में रहते थे, जो कि प्रिंसिपल मिनिस्टर कहा जाता था। हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे, जो कि अपने इफेक्टिव मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो था, जो कि पुणे में जिसका बेस था, उसमें हेड थे। पेशवा के अंडर में ये सारा आता था। ये जितने भी चीफ्स थे कौन कौन से, जिन्हें सरदार बनाया गया था, कंपनी ने बनाया था, जो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले इन डायनेस्टीज से बिलोंग करते थे। हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। इंटेंस पावर स्ट्रगल टुक प्लेस बिटवीन, फिर इसके बाद इंटेंस पावर स्ट्रगल हुई, काफ़ी अच्छी जो पावर स्ट्रगल थी, यानी शक्ति को अपने नाम करने की जो स्ट्रगल थी वो हुई। मराठास चीफ बिगिनिंग फ्रॉम 1770s, द कंपनी टेकिंग एडवांटेज ऑफ दियर डिसयूनिटी इंटरफेड, और कंपनी ने इसकी जो डिसयूनिटी है इसका बेनिफिट उठाया इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द मराठास, क्योंकि ये जो मराठास थे, कंपनी की तो पहले से ही पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, और यहाँ पर ये जो सरदार थे, जितने भी ये जो थे हेड ऑफ द पार्ट्स ऑफ मराठास जो थे, ये सभी क्या करने लगे, आपस में इनमें डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए। और इन डिस्प्यूट्स का फ़ायदा किसने उठाया? कंपनी ने, और इंटरफेरेंस का फ़ायदा उठाया और फिर मराठास के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर किया। दिस लीड टू 3 एंग्लो मराठा वॉर्स, और इसकी वजह से 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुए, जो कि 1775 से 1818 तक हुए। तो ये थे हमारे वॉर विद मराठास का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मराठा वॉर्स की। तो पहले जो फर्स्ट 2 एंग्लो मराठा वॉर्स थे वो कैसे थे वो देखते हैं। ब्रिटिश फेल्ड टू मेक एनी सब्सटेंशियल गेन, ब्रिटिश जो थे वो किसी भी सब्सटेंशियल गेन को प्राप्त करने में फेल हो गए थे। इन द फर्स्ट वॉर जो हुआ था 1775 से, उसमें ब्रिटिशर्स को कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। एंड इन द सेकेंड वॉर में 1803 से 1806 तक जो वॉर हुआ, दे सक्सीडेड इन वीकनिंग। तो फर्स्ट वॉर में तो ब्रिटिशर्स को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ना ही इन्हें कोई कह सकते हैं कि कोई रीज़न मिला। और सेकंड जो 1775 से 82 तक हुआ था, यानी 7 ईयर्स चला ये वाला जो वॉर था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। और सेकंड वॉर जो हुआ 1803 से 1806 तक 3 ईयर जो ये चला, इसमें इन्होंने मराठास जो चीफ थे, यानी वही सिंधिया, होलकर्स वगैरह जो थे, उन सभी के इंटरनल डिस्प्यूट्स का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें कमज़ोर कर दिया और सभी को अकेला कर दिया। और इनकी जो पॉलिसी थी,
डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी थी वो काम कर गई, और इस पॉलिसी के थ्रू इन्होंने क्या किया, सभी को कमज़ोर कर दिया। और जब कमज़ोर करना था, कमज़ोर करने के बाद इन्होंने उनको एक दूसरे के खिलाफ जो भी कह सकते हैं अपने अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू किया। ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी बिफोर, अब देखिए ब्रिटिश जो है वो पैरामाउंट पर कैसे पहुँचे, यानी कि कब पहुँचे, या ब्रिटिश जो है अपने चरम सीमा पर, शीर्ष पर कब पहुँचे, वो देखते हैं। थर्ड मराठा वॉर, थर्ड मराठा वॉर की बात हम करते हैं। फर्स्ट टू मराठा वॉर में हमने देख लिया, फर्स्ट में तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ ब्रिटिशर्स को। सेकेंड मराठा वॉर में ये जो सरदार थे, मराठा चीफ जो थे, उनको कमज़ोर करने में सफल हो गए, सक्सेस हो गए। थर्ड मराठा वॉर की हम बात करते हैं। बिफोर द आउटब्रेक ऑफ द थर्ड मराठा वॉर, जब थर्ड मराठा वॉर जो था, जब ये आउटब्रेक हुआ, द ब्रिटिश कॉन्क्लूडेड अ ट्रीटी एट अमृतसर, तो ब्रिटिशर्स ने एक ट्रीटी की, यानी कि एक समझौता किया अमृतसर में 1809 में विद रणजीत सिंह, रणजीत सिंह से किया, जो कि पंजाब के रूलर थे। काफ़ी सुना होगा आपने रणजीत सिंह के बारे में, काफ़ी ब्रेव वॉरियर थे ये। तो जब थर्ड मराठा वॉर हुआ, इससे पहले ही ब्रिटिशर्स ने सोचा कि रणजीत सिंह को जो हराना है वो इतना आसान नहीं है, तो उन्होंने उन्हें एक ट्रीटी का ऑफ़र दिया, यानी कि एक संधि का ऑफ़र दिया रूलर ऑफ पंजाब रणजीत सिंह को। एंड द ब्रिटिश एग्रीड टू रेस्ट्रिक्ट दियर टेरिटरीज टू द वेस्ट एंड द ईस्ट बैंक ऑफ द सतलज रेस्पेक्टिवली, तो ब्रिटिश जो थे वो एग्री हो गए थे इस चीज़ के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए दियर टेरिटरीज, कि ठीक है उनकी जो टेरिटरीज़ है वेस्ट में, हम तुम्हारे टेरिटरीज़ को नहीं छेड़ेंगे, एंड ईस्ट बैंक ऑफ सतलज, और सतलज के आसपास की जो टेरिटरीज़ है, नहीं तुम्हारा वहाँ का जो ईस्ट का एरिया और वेस्ट का एरिया है उसे हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। एंड मीनवाइल लॉर्ड हेस्टिंग्स, और उसी समय लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कि गवर्नर जनरल थे 1813 से 1823 तक, ब्रॉट मैनी इंडियन स्टेट्स आइदर अंडर, बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को उन्होंने ब्रिटिश कंट्रोल में ले लिया अंडर द सब्सिडियरी अलायंस, यानी सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू सतलज के और इनके, यानी इसको दो चीज़ों के बारे में कह कर के कि वेस्ट और ईस्ट का एरिया जो है उसे फ्री कर दिया जाएगा। गवर्नर जनरल जो थे 1813 से 23 तक के, तो उन्होंने क्या किया, उस समय तक जब तक इनको ये ऑफ़र दिया हुआ था, बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को अपने अंडर में ले लिया। तो ये मराठा वॉर की जो एक पिक्चर है ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से इसमें समझ में आ रहा है कि कितनी क्रूएलिटी से मराठास को अंडर में किया गया था। ब्रिटेन्स इंडियन टेरिटरीज एक्सपेंडेड टुवर्ड्स नेपाल, अब ब्रिटेन की जो इंडियन टेरिटरीज थी वो नेपाल तक एक्सपेंड होने लगी। द लैंड ऑफ गुरखास, और जो लैंड थी गुरखास की, फ्रीक्वेंट बॉर्डर क्लैशेस अल्टीमेटली लेड टू एन एंग्लो गुरखा वॉर। फ्रीक्वेंटली नेपाल, द लैंड ऑफ गुरखास, नेपाल जो कि गोरखास की लैंड थी, लेड टू एंग्लो गुरखा वॉर। अल्टीमेटली फ्रीक्वेंट बॉर्डर क्लैशेस, जब बॉर्डर पर क्लैशेस हुए तो उसका एंड किस पर हुआ, वॉर पर हुआ। एंग्लो गुरखा वॉर 1814 से 16 तक हुआ। इसमें गुरखास को हार का सामना करना पड़ा, सभी को करना था, बिकॉज क्योंकि हमारे यहाँ पर वॉर की मॉडर्न टेक्निक्स जो थी वो नहीं थी, हमारे पास इतने वेपन्स नहीं थे। तो दे सीडेड द प्रोविंसेस ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊँ, गढ़वाल और कुमाऊँ के जो कुमाऊँ हिमालयाज़ जो हैं और गढ़वाल हिमालयाज़ जो हैं, वहाँ के इन्होंने जो स्टेट्स थे या रियासतें जो थी वो सब इन्होंने दे दी। वेयर द ब्रिटिश लेटर बिल्ड हिल स्टेशन सच एज, वहाँ पर फिर ब्रिटिशर्स ने बाद में हिल स्टेशंस बनाए, जैसे अल्मोड़ा, नैनीताल, मसूरी, शिमला, ये सब ब्रिटिशर्स ने ही बनाए हैं। द गुरखास ऑल्सो विड्रू फ्रॉम सिक्किम, गुरखास जो हैं वो सिक्किम से भी निकाल दिया गया उनको। वेयर हैंसफोर्थ रिक्रूटेड इनटू द कंपनीज फोर्सेस इन लार्ज नंबर्स, वहाँ पर फिर बहुत कंपनी के फोर्सेस में बहुत लार्ज नंबर में इन्हें अपॉइंट किया गया। तो इस तरीके से गुरखास को अपने ही जो टेरिटरीज़ हैं उनसे निकाल करके और अदर टेरिटरीज़ में अपॉइंट किया गया। तो ये थे मराठास वॉर। मराठा वॉर में किस तरीके से इन्हें स्टार्ट किया गया और उसके बाद किस तरीके से नेपाल के बॉर्डर्स तक पहुँचे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड मराठा वॉर की, जो कि 1817 से 1818 तक था। दिस वॉर ब्रोक आउट व्हेन पेशवा बाजीराव, जो ये वॉर था ये वर्कआउट हुआ इसका 1817 से 1818 तक, और ये पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे वो उस समय मराठास के चीफ्स को ब्रिटिश के अगेंस्ट, यानी जो आपस में लड़ रहे थे उनको ब्रिटिश के अगेंस्ट करने के लिए ट्राई कर रहे थे कि ब्रिटिश के अगेंस्ट इनको करना चाहिए बजाय आपस में लड़ने के, बट ही वॉज डिफीटेड।
लेकिन वो हार गए, डिपोज्ड एंड पेंशनड ऑफ द बिठूर नियर कानपुर, और उन्हें फिर क्या कर दिया गया, वहाँ से निकाल दिया गया और कानपुर भेज दिया गया। द स्टेट ऑफ सतारा वॉज कार्व्ड आउट ऑफ बाजीराव टेरिटरी, और सतारा जो स्टेट था उसको बाजीराव की टेरिटरी से हटा दिया गया। एंड प्लेस्ड अंडर द रूल ऑफ डिसेंडेंट, और अंडर द रूल ऑफ डिसेंडेंट रूल ऑफ शिवाजी, और फिर इसके बाद जो रूल आया वो आया शिवाजी का। तो ये था हमारा ईच ऑफ मराठा चीफ्स वॉज मेड टू साइन द सब्सिडियरी अलाइंस। हर मराठा चीफ जो था वो सब्सिडियरी अलाइंस करने के लिए तैयार था, या फिर उसको एक तैयार क्या था, उसको ज़बरदस्ती ही सब्सिडियरी अलाइंस पर सिग्नेचर करने ही थे। तो ये जो ईच ऑफ मराठा चीफ्स वॉज मेड टू साइन द सब्सिडियरी अलाइंस, हर मराठा चीफ को सब्सिडियरी अलाइंस पर सिग्नेचर करना ही था। एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस, देखिए एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस से पहले एक बार इसको और देख लेते हैं। थर्ड मराठा वॉर क्या हुआ, देखिए थर्ड मराठा वॉर जो था सबसे पहले पेशवा बाजीराव के अंडर में था ये जो वॉर हुआ, और इसने सभी को हाँ, तो पेशवा बाजीराव जो थे वो अपने जो भी उनके इंटेंशंस थे उसमें सक्सेस नहीं हुए, बट ही वॉज डिफीटेड, डिस्पोज हो गए, डिफीटेड हो गए, उन्हें वहाँ से निकाल कर कानपुर भेज दिया गया बैठूर में। स्टेट सतारा जो था उसको भी बाजीराव की टेरिटरी से हटा दिया गया, और फिर उसके बाद जो आया अंडर में, ये आया किसके, शिवाजी के अंडर में। हर जो भी सरदार थे, जो भी चीफ्स थे, उन सभी को क्या करना था, उन सभी को सब्सिडियरी अलाइंस पर साइन करना ही था। एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस, देखिए अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स के अंडर में न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी वॉज इनिशिएटेड, नई पॉलिसी जो थी पैरामाउंटेसी की वो इनिशिएट हुई, यानी इनके चरम सीमा पर पहुंचने की। एंड नाउ द कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम, हैंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो कंपनी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इनकी जो अथॉरिटी है वो पैरामाउंट है, पैरामाउंट भी सबसे ऊपर है, सुप्रीम अथॉरिटी है। हैंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर, यानी कि उसकी जो पावर है वो इंडियन स्टेट से भी ज़्यादा है, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। हैंड टू प्रोटेक्ट इट, और उसे प्रोटेक्ट करने का भी जस्टिफिकेशन जो है वो किसके पास है, बिल्कुल जो ब्रिटिशर्स हैं इन्हीं के पास है। इट वॉज जस्टिफाइड इन अनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू अनेक्स एनी इंडियन स्टेट्स, इसे जस्टिफाई किया जाता है और थ्रेटन करने के लिए टू अनेक्स एनी इंडियन स्टेट, ये किसी भी इंडियन स्टेट्स को थ्रेटन यानी डराने के लिए काफ़ी था कि अब जो ब्रिटिशर्स हैं वही सारी चीज़ें फॉलो करेंगे और उन्हीं से ही सारी चीज़ें अब की जाएंगी, और जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो ब्रिटिशर्स ही लेंगे। व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू अनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कितूर, जब ब्रिटिश ने छोटे से स्टेट कितूर को अपने किंगडम में मिलाने का ट्राई किया, जो कि कर्नाटक में है आज के टाइम में, रानी चन्नम्मा टुक टू आर्म्स, रानी चन्नम्मा ने इस पर विद्रोह कर दिया। एंड लेट एन एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस, और एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया, और यानी कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही लाइटली नहीं लिया कि अब ब्रिटेन ने सुप्रीमेसी अपनी डिक्लेयर कर दी है तो अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने रानी चन्नम्मा ने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ का विरोध किया और एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस मूवमेंट्स चलाया, बट शी वॉज अरेस्टेड, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया 1824 में, एंड डाइड इन प्रिजन, और 29 में वो उनकी डेथ हो गई जेल में ही। तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने, तो इनकी जब डेथ हुई तो काफ़ी लोगों को, यानी काफ़ी जो चीफ्टेंस थे उन लोगों को इससे सबक भी मिला कि हमें जो ब्रिटिशर्स हैं थे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब एक लेडी होते हुए उन्होंने इतने अच्छे से उनसे लोहा लिया तो हमें भी कुछ करना चाहिए। उनका जो लॉयल चौकीदार था ऑफ सांगोली का इन कितूर में रायना कैरिड ऑन द रेसिस्टेंस, उसके बाद उसने इसको रेसिस्टेंस किया विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड, यानी उसने वॉर को कंटिन्यू रखा और काफ़ी सपोर्ट से ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप, बहुत सारे ब्रिटिश कैंप्स जो थे उन सभी ब्रिटिश कैंप्स को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया।
एंड रिकॉर्ड्स, और सभी को, सारे रिकॉर्ड्स को भी इसने, यानी इसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया ब्रिटिशर्स की संपत्ति को, उनकी प्रॉपर्टीज़ के जो पेपर्स वगैरह थे उन सभी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। और फिर एंड में उनके साथ भी वही हुआ, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्हें सपोर्ट नहीं किया था और उनके पास सपोर्ट भी नहीं था। तो ही वॉज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830, और 1830 में जैसे कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया था 1824 में, तो उसी के 6 ईयर्स आफ्टर इन्होंने 1830 में जो सांगोली के चौकीदार थे इनको भी क्या कर दिया गया, हैंग टिल डेथ कर दिया। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी हिम्मत दिखाई, रानी चन्नम्मा और इनके चौकीदार जो थे रायन्ना। तो इस तरीके से सभी लोगों को इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ब्रिटिशर्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है, इन द नेक्स्ट वीडियो। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड रीड दिस केयरफुली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।